क्या होगा अगर $1 एक इंडियन रुपए के बराबर होगा? तो क्या सब चीज सस्ती हो जाएगी, विदेश घूमना सस्ता होगा या फिर बेकारी बढ़ेगी? चलिए जानते हैं डॉलर और इंडियन रुपए की हिस्ट्री। आज से 76 साल पहले की बात करें तो जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ तब $1 4.16 इंडियन रुपए के बराबर था। देश आजाद हुआ उसके कुछ टाइम के बाद कई पॉलिटिशियन लोग बोलते थे हमको पावर मिलेगी तो हम रुपये की वैल्यू बढ़ा देंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रुपये की वैल्यू और कमजोर होती गई। अगर आज की बात करें तो 82 इंडियन रुपी $1 के बराबर है। बात करें रुपये की तो डॉलर के सामने रुपये की वैल्यू कमजोर ही हो रही है और ये बात कुछ समय की नहीं बल्कि सालों से ही रुपये डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है। शुरुआत से बात करें तो दो करेंसी के बीच जो कन्वर्जेशन रेट होता है उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं और ये 3 टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं: फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब है कि सरकार फाइनल करती है कि दो करेंसी के बीच कन्वर्जेशन रेट क्या होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब मार्केट में सप्लाई और डिमांड है उसके ऊपर अपने आप कन्वर्जेशन रेट बदलता रहता है। एग्जाम्पल से समझे तो ए और बी दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, वहाँ दोनों की खुद की अलग अलग करेंसी है। जैसे कि ए की करेंसी एप्पल कॉइन और बी की करेंसी मैंगो कॉइन। दोनों की कॉइन वैल्यू सेम है, जैसे कि 1000 एप्पल कॉइन की वैल्यू और 1000 मैंगो कॉइन की वैल्यू सेम है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ए नाम का इंसान ज्यादा मेहनत करके 1000 की जगह 2000 एप्पल उगाता है। वही सामने वाला उतना ही मेहनत करता है जितने पहले के टाइम किया था और उतने ही मैंगो उगा पाता है जितना पहले उगाए थे। अब एप्पल कॉइन की वैल्यू बढ़ गई। एग्जाम्पल से समझे तो 2000 एप्पल और सामने 1000 मैंगो कॉइन। 2 मैंगो कॉइन 1 एप्पल कॉइन के बराबर हो गए। अब इन दोनों के बीच तीसरा इंसान आता है और वो ए नाम के पास जाता है और वहाँ एप्पल की जगह और भी चीज मिल जाती है। लेकिन ए नाम का इंसान उसको बोलता है कि जो भी चीज खरीदनी हो वो एप्पल कॉइन में ही खरीदनी पड़ेगी और वो और भी कॉइन खरीद लेता है क्योंकि जब वो दूसरी बार आए तो एप्पल कॉइन खरीदने ना पड़े। और वो दूसरे 2 लोगों को भी बताता है कि यहाँ एप्पल के साथ और भी चीज मिल जाती है तो लोग भी खरीदेंगे, इससे और भी कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी मैंगो कॉइन के मुकाबले। इसी तरह डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे होने से करेंसी की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है। अभी के टाइम में हर कोई US डॉलर खरीदना चाहता है, इसीलिए US डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। ये इसका मेन रीजन है, बाकी और भी रीजन होते हैं। तीसरा है मैनेज एक्सचेंज रेट। कुछ कंट्री है वो बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हम करेंसी की वैल्यू बदलते रहेंगे, बट इसमें लिमिट होती है, कुछ 5-10% ऊपर नीचे होता है। इस चीज को मैनेज एक्सचेंज रेट कहते हैं। अगर रियलिटी से देखें तो कई सारे रीजंस है, जैसे कि देश की GDP कितनी है, देश किस चीज का मैन्युफैक्चर करता है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, बेरोजगार इंसानों का रेट कितना है। इन सारी चीज का असर पड़ता है करेंसी एक्सचेंज रेट पर। एक टाइम था जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब 4.16 इंडियन रुपी $1 के बराबर थे। लेकिन जब 1950 में देश का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे खर्चे किए लेकिन उसके सामने उतने कमाए नहीं। इसी वजह से सरकार ने कई देशों से लोन लिए। अब लोन चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए सरकार ने रुपए की डिवैल्यूएशन कर दी। इसके बाद 1960-70 तक काफी युद्ध हुआ, कई बार इंडिया पाकिस्तान तो कई बार इंडिया चाइना। इसमें सरकार को काफी नुकसान हुआ, फिर से दूसरे देशों से लोन लेना पड़ा और अब इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब आती? उनको लगता कि देश में कुछ चीज सस्ती मिलती है, इसी रीजन से वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी रीजन से सरकार ने फिर से रुपये की वैल्यू $1 टू 7 इंडियन रुपए कर दी। फिर कई सारे रीजंस की वजह से रुपये 1990 तक 17 रुपये $1 के बराबर हो गया। अब बात करते हैं मुद्दे की। अगर $1 1 इंडियन रुपए के बराबर हो जाए तो क्या होगा? आप विदेश घूमने जाते हो तो वो सस्ता हो जाएगा, जो 80 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप विदेश में डॉलर यूज करते हैं तो $1000 अभी के टाइम में 80,000 इंडियन रुपए के बराबर है। अगर वो $1 1 इंडियन रुपए के बराबर हो जाएगा तो 1000 में आप घूम के आ सकते हो। जो चीज हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे कि आईफोन सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। अब ये तो हो गई अच्छी बात, लेकिन अगर रियलिटी में $1 1 हो गया तो नुकसान क्या होगा, चलिए समझते हैं।
अगर $1 1 इंडियन रुपए के बराबर होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चला जाएगा इंडिया छोड़कर, क्योंकि उनको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। फिर वो अपनी कंपनी बंद करके जाएगा तो इंडियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी वजह से देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। ऐसा ही हुआ था जब 2008 में वर्ल्ड की इकोनॉमिक क्राइसिस में, तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई सारी कंपनी इंडियन से ऑफिस बंद करके चले गए थे। तो अब बात आती है कि क्या इंडियन रुपये को मजबूत बनाना चाहिए या वीक। थोड़ा ध्यान से समझे तो जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है ज्यादातर चीज, वो कंट्री अपनी करेंसी वीक ही रखना चाहेगी, क्योंकि दूसरे देश को सामान एक्सपोर्ट करता है तो उनका सामान दूसरे देश को सस्ता पड़ेगा तो वो उस देश से ही खरीदेंगे। अब जो कंट्री इंपोर्ट करती है ज्यादातर चीजें, वो अपनी करेंसी को मजबूत रखेंगी, क्योंकि दूसरी कंट्री से सामान खरीदे तो उसको सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा बाकी कंट्री से। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटर है कि इंपोर्ट ओरिएंटर। तो रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादातर चीज इंपोर्ट करती है दूसरों देशों से, तो जाहिर सी बात है इंडिया को रुपये मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया एक अलग ही पोजीशन पर है, वो इंपोर्ट करती है, उसके सामने वो एक्सपोर्ट करता है सर्विस सेक्टर, जो वो है हमारा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करने में मदद करता है, इसीलिए इंडिया चाहेगा कि रुपये की वैल्यू उतनी ही रहे। लेकिन कुछ इकोनॉमिक का कहना है कि रुपये को मजबूत बनाना, तो कई इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि वीक ही रखना, लेकिन वो अपनी जगह। अब ऐसे टाइम में इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या इंडिया को इंपोर्ट कम करना चाहिए? पहले तो इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल कम, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत बनाना चाहिए, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे, गाड़ियां कम चलाए। दूसरा, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है उन्हें प्रमोट किया जाए, क्योंकि जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट करने के टाइम सिर्फ आईटी सेक्टर है हमारे पास, जो चीप लेबर है इंडिया में, वो ही सिर्फ एक्सपोर्ट कर पाए। तीसरा, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो करेंसी एक्सचेंज पर कुछ ज्यादा ही असर करता है। ऐसे कई पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं कि हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी तो हमारा देश भी स्ट्रांग बनेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे देश है जिसकी करेंसी स्ट्रांग है और वो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री। लेकिन जापान ही देख लो, इनकी करेंसी वीक है फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री है। इससे पता चलता है कि कंट्री की करेंसी ज्यादा मैटर नहीं करता। लास्ट, जो करेंसी की वैल्यू है ना, वो इतना मैटर नहीं करता, वो तो बदला भी जाता है, लेकिन करेंसी के पास्ट टाइम से कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार बोल दे कि आज से जो 50 रुपये है वो कल से 1 रुपया बन जाएगा, तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, लेकिन उसके हिसाब से सैलरी भी तो कम मिलेगी। मतलब सीधा सा है कि वैल्यू बढ़ी पर अंकों में, बाकी रेट तो वही रहेगा, उसके सामने लोगों को सैलरी भी उतनी मिलेगी। तो इसीलिए करेंसी की वैल्यू रियलिटी में बाकी और भी फैक्टर्स है जो बताते हैं कि करेंसी की ओरिजिनल वैल्यू को। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।